अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग स्पॉट में खुश आमदीद। और आज एक नई सुबह के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं आपका मेजबान बिलाल खान। और आज गालिबन आवाज थोड़ी सी खराब होगी, चेहरे पर थोड़े से मामला जो है वो दूसरे नजर आ रहे होंगे, उसके कुछ रीजंस हैं। बिल्कुल। और मैं इनका रीजन ये बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो इनका गला खराब है वो इस वजह से क्योंकि हम एंकर्स जो हैं जब कोई ट्रांसमिशन होती है, जैसे इस वक्त पाक भारत का जो इशू चल रहा है उस पर इन्होंने इतना तफसील से गुफ्तगू की, इतने तफसील से ट्रांसमिशन की कि जिसकी वजह से इनका गला खराब है। और बहुत सारे एंकर्स हम एंकर्स हैं, मुहिब्बे वतन भी होते हैं ना, चीखते हैं, जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट नेबरिंग कंट्रीज और एक भारत एक ऐसा मुल्क है कि जिसने कुछ बुज़दिलाना हरकतें की हैं गुज़िश्ता दिनों, तो उसके ऊपर हमारा पूरा दिन पूरी रात इस तरह तबसरा करना, बातें करना, तो कभी कभी गला बैठ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, गला बैठा है लेकिन जज्बा नहीं बैठा है। बहरहाल आज बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। आज जरा पहले भारत को भी कुछ जवाबात देने, कुछ ट्रांसमिशन में जवाबात दिए थे, कुछ आज जवाबात देंगे जो ISPR ने जवाब दिए, जो वजीर दिफा ने दिए। अफशीन, रोजाना आप कोई अच्छी बात बताती हैं, जितनी अच्छी आज आप लग रही हैं, और ये आपने रेड कलर का जो कोट पहना हुआ है ये बड़ा आपके ऊपर सूट कर रहा है, तो ये जरा इसकी स्टोरी बताएं, कैसे क्यों चूज किया बिलाल? वैसे तो जो ये सिग्निफिकेंस है रेड का वो इस वजह से क्योंकि आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं रेड क्रॉस डे के हवाले से, आज आलमी दिन है रेड क्रॉस का, और थैलेसीमिया डे का भी आज आलमी दिन है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो और रेड से रेड आपने पहना? रेड से रेड पहना। और दूसरा ये कि हमारी चैनल इंतजामिया ने जब हमारे लिए इतने अच्छे वार्डरोब अरेंज किए हैं और रोज रोज हम नए कलर्स के कोट पहन सकते हैं तो क्यों नहीं। जबरदस्त भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चैनल इंतजामिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ टॉप स्टोरीज पे भी जाएंगे, लेकिन अफशीन हमेशा प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो अफशीन जब से आई है ना, अच्छी बातें होने लगी हैं और अफशीन करती है अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात क्या है अफशीन? बिलाल, आज की अच्छी बात यह है कि जहालत वो अंधेरा है जो खामोशी से जिंदगियां निकाल लेता है, और आगाही वो रोशनी है जो एक जान नहीं पूरी नस्ल को बचा सकती है। ठीक है। और जहालत की अगर बात की जाए तो जहालत एक ऐसी चीज होती है जो इंसानी शख्सियत के साथ साथ जिंदगी को भी बर्बाद कर देती है, और शऊर जिंदगी को संवारने के साथ आपकी शख्सियत को भी सुलझाता चला जाता है। बिल्कुल बिलाल, मैं इसके हवाले से यही कहूंगी कि शऊर जो है ना वो इतनी बड़ी चीज है कि आप उसके साथ जिंदगी अगर गुजारते हैं तो आपको बहुत सी चीजों पे आगाही होती है, और जितना ज्यादा बाशऊर इंसान होगा आप देखिएगा वो उतना ही खामोश तबाह होगा। और जितना ज्यादा कोई जाहिल होता है ना, कहते हैं ना, बल्कि सूरह हुजरात में भी ये जिक्र है कि अगर जाहिल आपके मुंह को लगे ना तो बस उसको कह दो सलाम, यानी कि बस उसको सलाम करके गुजर जाओ, उससे बहस नहीं करनी है। क्योंकि जब आप उससे उसके लेवल पे जाके बहस करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो फिर आप भी गुस्से में कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे जिसका आपको तो बाद में रिग्रेट होगा, और वो आपके वो पॉइंट पकड़ के आपको बेइज्जत कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहालत की जहां तक बात की जाए तो कुछ जहालत, कुछ नहीं सारी जहालत हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, उसकी हुकूमत के अंदर है, उसकी गवर्नेंस के अंदर है, उसकी आर्म फोर्सेस के अंदर है। और बहुत ही मजे का खेज बात है कि ये कहते हैं कि हम घुस कर मारेंगे, हमने घुस कर बदला लिया और हमला किया। मासूम जानों का अगर जिया हो, अगर रात की तारीकी की बात हो तो भारत इज ऑन टॉप। लेकिन अगर ललकारने की बात हो, सामने बैठकर टेबल टॉक करने की बात हो, या फिर जंग के मैदान में उतरकर जंग करने की बात हो, तो इसमें वो बड़ा पीछे नजर आता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में बिलाल, इट्स टाइम टू रिटेलिएट। अब पाकिस्तान को भी क्योंकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाया हुआ था, और लेकिन अब जो है पाकिस्तान को काउंटर स्ट्राइक करना चाहिए। नाउ इट्स टाइम कि हम अपने शहीदों का बदला लें, हम अपने खून का बदला लें। और जितने 57 अफराद जख्मी हैं और कोई 31 के करीब शहीद होने की इतलात हैं, तो इट्स अ ह्यूज फिगर। हम भी चाहें तो उनकी सिविलियन आबादी को निशाना बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएंगे। अच्छा, हमने एक स्टेटमेंट सामने आया कि अब हम बदला पूरा लेंगे जी। और ये जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी भारत को। वजीर दिफा ने भी इस पर बात की, ख्वाजा साहब ने, फिर DG ISPR की अगर बात कर ली जाए तो वो भी काफी बरहम नजर आए और कहा कि अब इसकी खामोशी नहीं होगी, इसका जवाब दिया जाएगा, रिटेलिएट किया जाएगा। कल रात को भी बड़ी कशीदगी थी, LOC पर भारी जो है वो फायरिंग का तबादला होता रहा, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ।
फिर उससे पहले हम ये देखते हैं कि अब इनके ड्रोन्स आना शुरू हो रहे हैं। हाँ, ये मुसलसल सिलसिला जारी है मेरे ख्याल में कि इनको जब तक कि हम इनके सारे तैयारे ना मार गिराएं इनको चैन नहीं आएगा। तो हमारे पास खबर ये है आज की टॉप स्टोरी में कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उसके बायस कराची लाहौर सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। लाहौर सियालकोट की हुदूद में मुतादिद फिजाई रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए फिर बंद कर दिए गए हैं। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फिजाई रूट्स कमर्शियल तैयारों की परवाजों के लिए बंद किए गए हैं। बिल्कुल, अगर सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की बात की जाए तो उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ को भी बंद किया गया, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। और कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एक मुल्क के फ्लाइट ऑपरेशन रुक जाए तो उनके लोगों का आना जाना, आपके बिजनेस, आपके जो है सफारती ताल्लुकात हैं, हर तरह के महाज पे सबको इस तरह परेशानी का सामना है। तो दूसरी हमारे पास ये बात है कि भारत को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लाहौर के इलाके वॉल्टन में भी भारतीय ड्रोन गिरा दिया। मैंने देखा कि रात गई खबर आई है कि फिर लाहौर में ड्रोन तो ऐसे गिराते हैं जैसे वो, मैं हमेशा कहता हूँ, गुलैल मार के इनकी चीजें गिरा देते हैं, मतलब अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, अनएथिकल, और जितने भी अन वाले लफ्ज है ना वो इनके लिए लगा दीजिए आप, क्योंकि इनकी कोई ट्रेनिंग्स नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात कर लें इनके फाइटर जेट्स की तो वो गिर जाते हैं, ड्रोन है तो वो गिर जाते हैं। हाँ, और पुलिस सराय ने बताया है कि भारत की जानिब से वॉल्टन के इलाके में सिक्योरिटी इदारे के दफ्तर को ड्रोन की मदद से उड़ाने की नाकाम कोशिश की गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रोन को करीब आते देखकर सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई की और 5 से 6 फुट की पैमाइश का ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था। ड्रोन को सिस्टम जाम करके गिरा दिया गया और हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इमारत को जुज़वी तौर पर भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि वाक़े के बाद इलाके के अंदर जो सिक्योरिटी थी वो ऑब्वियसली हाई अलर्ट पर आ गई है। जबकि चकवाल का जो इलाका है दिवालियां, वहां उसके करीब भी भारतीय ड्रोन को मार गिराया है, जबकि पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि ड्रोन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया गया है। और ये जो तमाम तहकीकात हैं वो अभी तक जारी हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा, इफ यू टॉक अबाउट ड्रोन्स, तो अब भारत की फिजिकली घुसने की हिम्मत नहीं, कि उनको पता है कि इनके पायलट कैदी बना लिए जाएंगे, इनके फौजी पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं और इनके फौजी कैदी बना लिए जाएंगे। तो अब इन्होंने ड्रोन को भेजने का सिलसिला करें, लेकिन ड्रोन से भी हमें वही बात है कि कोई मोहब्बत तो इतनी खास है नहीं आपकी किसी चीज से भी, तो आप जो भी भेजेंगे उसको मार गिराएंगे। ये बड़ा एक जो है वो काबिल और चीज है, क्योंकि अगर गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला के अंदर भी भारत की जारियत, बर्बरियत, इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई है, हेड्स ऑफ, फौरी कार्रवाई करते हैं, भारत को मुंह की खाना पड़ती है हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। गुजरांवाला में भी भारतीय ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराया और अस्करी जराये के मुताबिक भारतीय ड्रोन ने इंतहाई ऊंची परवाज करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। गुजरांवाला कैंट के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो हमारा पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है बिलाल, मेरे ख्याल में कहती हूँ कि वो फौरी कार्रवाई करता है और मुस्तैद होता है और जो ड्रोन को मार गिराता है। और ड्रोन शहर के फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो कैंट एरिया में नस्ब एयर डिफेंस निजाम ने बर वक्त रद्द अमल देते हुए इसे निशाना बनाया और मार गिराया। वेरी गुड। अस्करी जराये के जो इस वक्त हमारे पास जराये हैं उनके मुताबिक ये कार्रवाई गुजरांवाला कैंट के करीब ही की गई है, लाइक उसी प्रीमिसेस में। लाहौर और गुजरांवाला में फिर इनके ड्रोन अटैक्स हुए हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू रिटेलिएट। अब हम इनके ड्रोन हो, तैयारे हो, अभी तक हम सिर्फ मार गिराते हैं और अभी तक हम सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल में वक्त है कि अब हम एयर स्ट्राइक्स भी करें। एक चीज होती है रिटेलिएट करना, एक चीज होती है डेटर करना, और एक बिहेवियर होता है एग्रेसिव बिहेवियर। तो एग्रेसिव बिहेवियर अब हमारा हो चुका है। बिलाल, हम एग्रेसिव बिहेवियर पे तो जाना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम कन्वेंशन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हमने 5 जहाज गिराए, उनकी पोस्ट तबाह की, हम कभी भी उनको, हमने उनके सिविलियंस को निशाना, बिल्कुल, और हम कभी भी उनके सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना नहीं बनाएंगे, उनके टेम्पल्स को, उनके जो मंदिर हैं उन पर हम बमबाद करेंगे, हम उनके हॉस्पिटल्स को नहीं। वो पहला जो निशाना बनाया था इन्होंने आकर बुज़दिलों ने,
मस्जिद को बना दिया जी। मस्जिद को निशाना बनाने का मकसद क्या है? मतलब आप अल्लाह का घर है, उसको निशाना बना के कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों को मार दिया। बिल्कुल। मतलब आगे प्रूफ तो करें और भारत के मुल्क पर ये बहुत जोरदार तमाचा है कि उसी मस्जिद में बाद में फजर की नमाज अदा की। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात थी अफशीन, वेरी गुड पॉइंट। हमला होता है, मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, उसके बाद लोगों का जज्बा देखें कि सुबह फजर की नमाज है, मतलब कोई 1-2 घंटे का ही फर्क है तो पूरी इस कार्रवाई के अंदर फजर की नमाज भी वहां पर जज्बे के साथ पढ़ रहे हैं। पता नहीं है कि उसने किस कौम को ललकारा है। ये वो कौम है जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ साथ शहादत का भी जज्बा है। हमारे लोग मरने से नहीं डरते हैं, हम लोग शहीद होने से नहीं डरते हैं। हमारी कौम या तो गाजी है या शहीद है, और इन दोनों में हमारे दर्जात हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात अफशीन ने की, लेकिन आज तो खबरें कुछ ऐसी गर्मा गर्म खबरें हैं, क्योंकि अगर भारतीय हमलों की बात की जाए तो उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारत की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी के बाइस शहादतों और जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफा भी रिपोर्ट किया जा रहा है। जी, और DGISPR ने बताया है कि पाकिस्तानी शोहदा की तादाद बढ़कर 31 हो गई और इस वक्त 57 अफराद जख्मी हैं। तो भारत की बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन अब हमें मजम्मत से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा, और जब उन्होंने कहा है कि हिसाब लिया जाएगा तो बिलाल आई होप कि वो ऐसा हिसाब लें कि हमारे तमाम शोहदा का एक एक खून का बदला लें। और उन्होंने कहा है कि हमारा दुश्मन कमजोर बुज़दिल है जिसने छुपकर मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मासूम बच्चों ने अपनी जिंदगी की बहारें अभी नहीं देखी थी, वो बिन खिले मुरझा गए। और क्या ये है दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? और ये दहशतगर्दी नहीं तो फिर क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता रात मसाजिद को निशाना बनाया गया और कुरान पाक शहीद किए गए। अल्लाह अकबर। बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? और दुनिया में वो कौन सा मजहब है जो इबादत गाहों को निशाना बनाने की इजाजत देता है? आज ही होगा, बिल्कुल गला खराब होगा, लेकिन जज्बा नहीं जाएगा। आप मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल लेती हूँ, और आप क्योंकि मैं आज बहुत सारे लोगों को जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो इस खाम ख्याली में और इस ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बिल्कुल बिलाल सोए पड़े वो अभी ना, अभी जगाते हैं उनको। और बिल्कुल आपने जितना ज्यादा बोला है उसके बाद आपका गला खराब होना बनता है। तो जो इबादत गाहों को निशाना बनाने की इजाजत देता है, उन्होंने कहा है कि पाक फिजाइया ने बरवक्त भारतीय जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई है, और पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने 3 राफेल, अब 2 नहीं 3 हो गए, 3 राफेल समेत 5 जहाज मार गिराए हैं और भारत के 7 ड्रोन्स को भी तबाह किया है। किसी ने कहा कि राफेल तो अब ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि कोई बच्चों के हाथ से खिलौना नहीं बार बार गिर जाता है। बिल्कुल, ये हमारी एयरफोर्स को समझते क्या है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया है। ये हमारी अच्छाई है कि हम उनको सिर्फ मिलिट्री को ही निशाना बना रहे हैं, और आगे भी हम यही करेंगे, लेकिन जरा ज्यादा एग्रेशन से करेंगे। DGISPR ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की कोई शहादत नहीं हुई, एयरफोर्स के किसी तैयारे को भी नुकसान नहीं पहुंचा। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट पाकिस्तान एयरफोर्स। जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वाजे किया, हमने अपना डिफेंस भी रखना है, हमने अपनी किसी चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचने देना है, और दुश्मन की चीजों को जिसके ऊपर वो अकड़ता था, राफेल, मतलब 3 राफेल गिरा दिए, हैट्रिक कर दी, और आप कुछ नहीं कर सके। मतलब वेरी वेरी नाइस। इस चीज को बड़ा काबिल गौर समझा जा रहा है। और साथ साथ वजीर दिफा की अगर बात की जाए तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मेरी नजर में इस बंदे ने दिल जीता है, बहुत ज्यादा जबरदस्त दिफा की जो तर्जुमानी की है। और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। भारत ने आज भी कुछ शहरों में निशाना बनाने की कोशिश की। और उनका कहना है कि इनका ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए, हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। और इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे गेस्ट हैं, हमारे साथ होते हैं हमारे पैनलिस्ट हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप दोनों को भी वालेकुम सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू। खालिद साहब, आप नींद कब पूरी करते हैं? रात में आपको ट्रांसमिशन नहीं लेते हैं, आप इसी तरह एनर्जेटिक होते हैं, सुबह सवेरे आपको जब हम बताते हैं तो आप एनर्जेटिक होते हैं। इस मुल्क को कौम की खातिर आप भी नहीं सो रहे हैं। और मेरे ख्याल में आपका भी गला इसी वजह से खराब हो गया होगा बोल बोल के। नहीं, मैं चाय साथ साथ पी रहा हूँ, और नाश्ता किस्तों में 5-6 किस्तों में मैंने नाश्ता कर लिया। जी, जो आपका सवाल था बड़ा अच्छा सवाल है कि कब नींद पूरी करते हैं। ये मेरे घर वालों को, ये मेरी वाइफ को भी गिला है कि कोई नींद पूरी कर ले, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मैंने इससे कहा कि मैंने सारी उम्र
वो फ्लाइंग कवरऑल जी सूट पहन के हवा में किया। अब तो बड़ा सेफ, मैं जमीन पर बैठा हूँ। अब तो ये तो बड़ा कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो सारी उम्र करता रहा हूँ। तो सर, हाउ डू यू सी दिस थिंग? पाक फजाइया ने एक बार फिर बाजी मार ली है और 5 उनके जिसके ऊपर वो अकड़ता था वो सारे तैयारे गिरा देना और अपना किसी एक तैयारे को भी नुकसान नहीं होने देना, मतलब हाईली प्रोफेशनल पाक फजाइया ने इस वक्त मुजाहिरा किया है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं भी कल मेरे अपने जो दोस्त है एयरफोर्स में उनसे डिस्कस कर रहा था कि सबसे बड़ा क्रेडिट ही यही है। आप दुश्मन के 6 और खुदा न खास्ता अपना भी एक लूज कर लें तो वो मजा किरकिरा कर देते हैं। पाक फजाइया ने प्योर प्रोफेशनलिज्म पर यकीन रखते हुए अपना एक भी नुकसान नहीं होने दिया। और एक चीज जो मैं डिफरेंट एंगल आज मैं अपना कमेंट ऑफर करना चाहूंगा आपको कि देखिए, दुनिया में मैं एज ए फाइटर पायलट कह सकता हूं कि हमें जब मिशन दिए जाते थे तो हमें पता होता था कि ये डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन है। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है। डिफेंसिव काउंटर एयर का मतलब है कि दुश्मन हमला करेगा, हमने उसे रोकना है। और एक होता था ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन जिसके अंदर हमने हमला रोकना नहीं, हमने करना है। ठीक है, ये पाक फिजाइया ने मेरे हिसाब से परसों एक माशाल्लाह तारीख पायलट ने रकम की कि इन्होंने एक डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन को जिसके अंदर इन्होंने दुश्मन को रोकना था उसको ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन करके उनके 80 में से 5 जहाजों को उतरने की मोहलत नहीं दी, उनको जिंदा नहीं जाने दिया, जहाजों को वापस लैंड नहीं करने दिया। तो ये बड़े प्राइड की बात है कि स्विच करना इतने प्रेशर के अंदर, जब आपको ये ड्यूटी लगाई जाए कि दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, इनसे बचाना है अपने मुल्क को। जी सर। तो पाक फिजाइया ने कहा कि सिर्फ बचाना नहीं है, हमने इनको वापस भी नहीं जाने देना है। और ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो जहाज थे ये शायद 5 और ऐड आराम से हमारे पायलट इस ऐड करने की 10 की नंबर तक आराम से पहुंचाने की पोजीशन में थे। और अल्लाह का बहुत करम है कि 5 की कामयाबी के बाद उन्होंने होल्ड बैक कराया गया और उन्होंने रिट्रीट खुद किया। ये बहुत हौसलामंदी की बात होती है किसी भी एयरफोर्स के लिए। दैट शोज द डिसिप्लिन, दैट शोज कि हम सिर्फ आपको मैसेज करना चाहते थे और उतनी पनिशमेंट करना चाहते थे जो आपको याद रहे। हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं मारते, हम आपको मैसेज देने के लिए करते हैं कि हमारी सोवरेनिटी को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को चैलेंज करोगे तो हम इसी तरह हार जाएंगे और हिसाब किताब करके नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया, चंद जगह पे ग्राउंड पे हिट किया, मासूम शहरियों को शहीद किया, एक मस्जिद को शहीद किया और एक हमारे नीलम प्रोजेक्ट को हिट किया और इनसिग्निफिकेंट अटैक। लेकिन हमने क्या किया, इतने महंगा प्राइड उनका था, हाई उनकी एक्सपेक्टेशन थी, एक ईगो थी। जब हमने ये याद रखे, मैं आपको ट्रेस कराते चलूं कि जब अभिनंदन का जहाज मारा था तो हिंदुस्तान एयरफोर्स कहती थी कि वो तो 65-70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ये F-17 F-16 मॉडर्न जहाज से उन्होंने मार गिराया, तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तो पहली बात तो ये है कि ये तो बड़ी कम अकली है कि आपके पास 1000 जहाज हो और आप 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमारे कॉम्बैट के लिए भेज दें। पहली बात तो मैं उससे हैरान हूं, उस वक्त भी हुआ था। अब तो कोई बात नहीं है, ये तो उनका ड्रीम एयरक्राफ्ट था। ये तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहता था अगर वो होता, ये तो उनकी विश लिस्ट में शामिल था जहाज कि ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास जहाज हो। तो फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 गिरा लिए। और फिर SU-30 बहुत फ्रंटलाइन जहाज था उनका। ये ध्यान में रखिए कि राफेल के बाद SU-30 उनका मोस्ट मॉडर्न फ्लीट में काउंट होता है। तो दैट मीन्स हमने 5 में से जो 4 मारे हैं वो बहुत फ्रंट लाइन मारे। अब MiG-29 भी बहुत पोटेंट जहाज। तो ये कोई हमने इस दफा MiG-21 नहीं गिराया कि आप कहें कि ये तो 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। ये 2.5 साल 3 साल पहले, आपने 4 साल पहले डक किए जहाज। और मैं आपके न्यूज पे एक और भी बताता चलूं कि जो सबसे पहले हिंदुस्तान आया था जहाज 001 नंबर हिंदुस्तान का, वो सबसे पहले शूट किया। ये भी मैं आपको न्यूज जो राफेल हिंदुस्तान ने सबसे पहले खरीदा था वो सबसे पहले डाउन हुआ है कल रात को। अच्छा खालिद साहब, एक बड़ी मजे का खेज बात भी हुई है, हम आपसे डिस्कस इसलिए करेंगे कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह बहुत अच्छा, और भारतीय इस वक्त बड़ा शौक से देखते हैं आपकी कॉन्वर्सेशन को, आपके तज्जिए को। कांग्रेस रहनुमा है अजय हैं गालिबन, उन्होंने तनकीद की थी जो मोदी सरकार पर कि ये राफेल तैयारों को क्यों ग्राउंड किया हुआ है, और पाकिस्तान ने इतना एडवांस इस वक्त सिस्टम कर दिया है। JF-17 थंडर की बात कर लें या दीगर चीज़ों की बात कर लें, तो इतनी ज्यादा अकड़ थी, इतना ज्यादा नाज था, यानी जैसे आपने भी कहा कि टॉप नॉच को हमने जो है वो बड़ा बिल्कुल सफेस्ती से मिटा दिया, पूरी एक सफ को गायब कर दिया हमने। अगर राफेल का ये हाल किया है हमने इस वक्त इस पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तो उसके बाद तो यही बनता है कि वो जो उन्होंने राफेल को लीमू मिर्चा लटका कर पूरा जो दिखाया था कि नजर उतारनी, और वो लीमू और मिर्चे वो लगाई थी उस वीडियो के अंदर। व्हाट डू यू वांट टू से कि अब ग्राउंड ही कर दे तो ज्यादा अच्छा है?
नहीं, देखिए एयरक्राफ्ट इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट, मैं एज अ फाइटर एयरक्राफ्ट उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो उसका मतलब है उनके पायलट्स ही कॉम्पिटेंट नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मशीन सिर्फ मैटर नहीं करती, मशीन के पीछे कुछ और भी पायलट्स भी होते हैं। ये J-10C वही है जहाज जिस पर हिंदुस्तान के लोग जंग के इस वॉर से या एनकाउंटर से पहले कहते थे कि हमारे पास मोस्ट मॉडर्न वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है राफेल की शक्ल में, और तुम्हारे पास चाइनीज जहाज है, तो क्या मुकाबला करोगे? आप देख लें कि 17-18% उनकी शेयर बिगड़ गए राफेल के, J-10C के बढ़ गए हैं। और हमने साबित सिर्फ, और ये भी मैं आपके चैनल की तरफ से लोगों को बताता चलूं कि ये जो J-10C है ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसको दिया गया ये जहाज। PL-15 भी पहली दफा पार दिया, और दोनों चीजें हमने टेस्ट करके चाइनीज को कंफर्म कर दिया है कि बहुत अच्छी बनाई। मेरे ख्याल में अब तो मार्केट में राफेल नाम के जेट जो हैं उनके खिलौने बनना शुरू हो जाएंगे और बच्चों के हाथों में आ जाएंगे। जी, वो मैं कार्टून सुबह सुबह देख रहा था कि एक वो राफेल कंपनी का एक शख्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ है राफेल, उसने पीछे जूती पकड़ी हुई है और इंडियन हेडक्वार्टर पर बेल दे रहा है कि दरवाजा खोलो, आप बराबर करो तुम्हारे साथ, हमारे जहाज को अभी ये क्यों करवाया। अभी ये स्क्रीन के ऊपर ये भारतीय एक साहब है, और दोबारा चलाएं जरा, हाँ ये दिखाएं जरा, नाज़रीन को दिखाएं। राफेल का मॉडल इन्होंने है, अजय राय हैं ये, और राफेल का मॉडल हाथ में पकड़े हुए, और लीमू और मिर्चे, ये लीमू और मिर्चे छोड़ने की तैयारियां कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन लीमू भी हमने दिया है और मिर्चे भी हमने ही लगाई हैं इनको, और राफेल को भी मार गिराया है। इन लोगों की तौहम परस्ती नहीं जाएगी कभी भी, और जिस तरह के इनके ये चीप टैक्टिक्स हैं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इस तरह के जो नाम ये लोग रखते हैं और इसी तरह के ये लोग जो काम करते हैं, मेरे ख्याल में वो इन्हीं के गले पड़ जाते हैं। What else they are gonna do, खालिद सर, कि अब राफेल के ऊपर भी नहीं अकड़ सकते हैं। मेक तो पहली टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, Su-30 की अगर बात की जाए तो वो भी इनका फेल हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे? अब कैसे ललकारा जाएगा? अब इनके अंदर के जो इंटरनल मामलात हैं वो क्या मशवरा देंगे कि अब किस चीज को लेकर आया जाए पाकिस्तान के लिए? देखिए, यही तो मैं उनके डिलेमा देखकर हैरान भी होता हूँ कि ये 1.4 बिलियन 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। उनको अपने लीडर से पूछना चाहिए कि ये जहाज जो आप कह रहे हैं नींबू पानी के अलावा भी किया था, और हम इतनी इन्वेस्टमेंट जो आप $75 बिलियन आप खर्चते हैं अपनी फौज पर एक साल में, आप 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग वाला मुल्क है अमेरिका और चाइना के बाद। आपने 1000 फाइटर जहाज आपको इस मुल्क के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने अपना पेट काट कर, एजुकेशन, हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज करके 1000 जहाज आपको लेकर दिए। उसमें से आपने बेस्ट जहाज 80 के करीब हवा में भेजे पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, और उसमें से 5 वापस नहीं उतरने दिए पाक खुदाई। जी, लेकिन खालिद साहब, अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हमने तहमुल का मुजाहरा किया, हम चाहते तो उनके 15 जहाज मार गिराते, तो हमने क्यों तहमुल का मुजाहरा किया? जब वो हमारे कंट्री में घुस के मारना चाह रहे हैं तो हम क्यों नहीं उनके सारे जहाज गिरा देते? देखिए, हमारी एयरफोर्स डे 1 से हम ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए लड़ते हैं, ना नंबर्स के लिए लड़ते हैं, इवन पता शिकस्त मैं नहीं कहूंगा लड़ते हैं, हम एक कॉज के लिए लड़ते हैं। हम एक कॉज हमारी ये है कि इस मुल्क के मुहाफिजों को, चाहे वो जमीन पर हो, समंदर में हो, हवाओं में हो, हमें इस मुल्क के बच्चे प्यारे, हमें अपना मुस्तकबिल प्यारा, और सबसे बड़ी बात, हमें इस मुल्क की सॉवरेनिटी बहुत प्यारी है। जो इसको चैलेंज करेगा, हम अपना फिर भी ग्रेस दिखा रहे हैं जो हिंदुस्तान ने दिखाया। इतनी बड़ी फौज के शायान शान नहीं है बच्चों पर मिसाइल मारना, ये नहीं है। हम अपना ग्रेस दिखाते हैं, हम मुकाबला करें। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मुश्किल था कि हम भी जाके मिसाइल मारते, उनके बच्चों और औरतों को तबाह हलाक कर देते। हमारा नहीं है, हम एक डिग्निफाइड कौम है, और हम मयर्ड रिस्पॉन्स, अभी भी मैं इसको मयर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि ये डबल से भी ज्यादा फिगर हो सकती थी। पाकिस्तान ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, अपना ग्रेस दिखाया कि हम आपको पनिश करेंगे, आप जाकर कम से कम सबक सिखाएं, जाकर के दोबारा मत आने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, और मैं आपसे कोशिश ही ये करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपना जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है ये इस कौम के सामने इस घड़ी के अंदर, इस जज्बे के वक्त में जरूर रखते रहें, और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा आपकी जो गुफ्तगू है उसको सराहते हैं, और सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि जो इंडियंस हैं जो अपनी ही हुकूमत से परेशान है और उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो भी आपकी चीजों को कोट करते हैं आगे। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस वक्त खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे, एयर कमोडोर रिटायर्ड।
और बड़ी मजे का खेज बात है, लीमू लटका के और मिर्चे लटका के वो कांग्रेस के जो रहनुमा है वो बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं होना है, जितनी आप लीमू और मिर्चे लटका लें, लेकिन आपने अगर जज्बा नहीं रखा है तो कुछ नहीं हो सकता है। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। जरा पहला टॉपिक आप रिवील कर दें जो आपने बताया था स्टार्टिंग में। ये रेड क्रॉस डे के हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। आज आलमी दिन है रेड क्रॉस का, और माशरे में दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए जो लोग इदारे और तंजीमें मैदान अमल में हैं वो मसरूफ है, वो यकीनन काबिल तारीफ है। इंसानों में प्यार और मोहब्बत और जरूरतमंदों की मदद के अमल को हर दीन और मजहब में तहसीन की नजर से देखा जाता है। वेरी गुड। और अगर रेड क्रॉस की बात की जाए तो उस पर एक हमने पैकेज बनाया है, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके उस पर नजर डालते हैं। फिर उसके बाद वी विल हैव सम इम्पोर्टेंट गेस्ट एज वेल, और उनसे भी बात करेंगे कि रेड क्रॉस आखिर है क्या, और ये जो एक इमरजेंसी सर्विस है ये कब से, कितने अरसे से और पूरी दुनिया के अंदर किन किन ममालिक के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये काम कर रही है। एक नजर डालते हैं पैकेज में। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्रॉस की बुनियाद हेनरी डोनाल्ड नामी एक स्विस शहरी ने रखी थी, जिन्होंने 1859 में। तो इसी दिन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम, सूबाई सेक्रेटरी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका गला भी खराब है, यहाँ पर सबका गला खराब है, और आपको इतनी सुबह सुबह जहमत दी, और आज आप इस टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपके चैनल का। मैं माजरत खा हूँ कि मेरी आवाज जरा सी गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में देखिए, आज बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट का आलमी दिन है, और आज ये 162वां साल है जो हम मना रहे हैं। रेड क्रॉस को बने हुए 162 साल दुनिया में हो चुके हैं इंशाअल्लाह। और आप जानते हैं कि ये बुनियादी काम रेड क्रॉस का पूरी दुनिया में डिजास्टर मैनेजमेंट है, इमरजेंसी है, रिलीफ है, वॉर के मामलात में मदद करना है, और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो रेड क्रॉस पूरी दुनिया में करता है। इसके जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो ममालिक हैं वो दुनिया में 192 कंट्रीज इसके ममालिक हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जिस तंजीम के 192 ममालिक मेंबर हों वो कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर तंजीम होगी। और ये एक प्योर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जिसमें वही सारी बातें हैं जो कि जिसमें ना तफरीक है, ना मजहब है, ना जात है, ना रंग है, ना नस्ल है, उन सब को से बालातर होकर ये काम करती है। पाकिस्तान में इसकी बुनियाद 20 दिसंबर 1947 को रखी गई थी, जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एज ए गवर्नर जनरल एक ऑर्डर निकाला था, इसका नाम है रेड क्रॉस ऑर्डर, और उसके बाद ये वजूद में आ गई थी। फिर बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1974 में इसको रेड क्रॉस से रेड क्रिसेंट कर दिया गया था। और अब ये पाकिस्तान की द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। ठीक है। अच्छा सर, ये सवाल भी करना चाहेंगे रेड क्रॉस के हवाले से। वहाब भाई जरा सा, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वहाब भाई, जरा वो फुटेज भी चलाइएगा रेड क्रॉस की ना, ताकि वो रेड क्रॉस भी समझ में आए लोगों को कि हम किस चीज की बात करें, लोगों की नजरों से गुजरता है। बिल्कुल सर, ये बताइएगा रेड क्रॉस की खिदमत तो आपने बताई हैं, कैसे राब्ता कर सकते हैं, कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं, कैसे जो है वो यूजफुल बना सकता है एक आम आदमी अपनी जिंदगी के अंदर रेड क्रॉस को इमरजेंसी में थ्रू? जी देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी का हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, और इसी तरीके से सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं हर सूबे के अंदर। कराची का यहाँ क्लिफ्टन 3 तलवार पर है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये सूबाई हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज की, वॉर टाइम्स की, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की, फ्लड है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, इसके अलावा यूथ डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी, पूरे सिंध में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मेडिकली हम लोग काफी डोमिनेटेड है, और बहुत बड़ी तादाद है मेडिकल सर्विसेज की जो हम करते हैं, जिसमें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एक बड़ा प्रोमिनेंट हमारा सब्जेक्ट है। और इसी तरीके से हम लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं। और अब जो नई चीज आई है, नई तो नहीं रही है बहरहाल,
काफी अच्छे से क्लाइमेट चेंज के ऊपर और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा। काम हमारे बहुत सारे इसके अंदर। जी सही। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम करते हैं। तो ये बताइएगा कि जैसे कोरोना वबा आई थी जब, तो उस वक्त और अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो तो इसमें आप लोगों का क्या किरदार रहा है? देखिए, कोरोना का तो मैं अब बात करूंगा तो मेरा ख्याल है बहुत टाइम हो जाएगा। कोरोना के अंदर हमने यूनाइटेड नेशन या WHO से मिलकर पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से दिन रात हमारे वॉलंटियर्स ने, हजारों की तादाद में हमारे ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने काम किया था, वो तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता दूं कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मोबाइल टेस्टिंग सेंटर भी खोले थे और मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर भी खोले थे। जी हाँ, हम लोग जगह जगह यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, मिलों में, एयरपोर्ट पे जा जाके हम ये सारी खिदमत, उस जमाने में जब लोग लॉकडाउन हो गए थे उस जमाने में भी हम ये कर रहे थे। दूसरा जो सवाल है आपका वॉर का, गाजा में आपको रेड क्रॉस नजर आएगी, यूक्रेन में आपको रेड क्रॉस नजर आएगी, युगांडा में आपको नजर आएगी, रुवांडा में आपको नजर आएगी। देखिए, रेड क्रॉस का इसका चूंकि ये टेक्निकल काम है, वॉर के अंदर अपने डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को ले जाना या रिलीफ सप्लाईज देना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये वहाँ के ममालिक के रूल्स के मुताबिक और मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये किया जाता है। ये बड़ा सेंसिटिव काम है। रेड क्रॉस इसके अंदर बहुत माहिर है। मैंने जैसे कहा कि 162 साल हो गए हैं यही काम करते हुए पूरी दुनिया में, तो इसका काम पूरी दुनिया में मौजूद है। 192 ममालिक में इसकी नेटवर्किंग मौजूद है और इसके अलावा पूरी दुनिया में इसके वॉर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर वो देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड किस तरीके से पहुंचानी होती। दूसरा, हम जेलों में भी काम करते हैं। अच्छा। जो डिटेनीज के अंदर जिनकी सजा गुजर चुकी होती है मगर वो फिर भी वहां बैठे होते हैं। अच्छा। उनके लिए काम करते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, उनको हम वापस भेजने के लिए इमदाद फराहम करते हैं और उनकी मदद करते हैं किसी तरीके से वो अपने मुल्क में वापस अगर जाना चाहे, अगर कानून उनको इजाजत दे रहा है तो वो चले जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है हमारा। पूरे पाकिस्तान की जेलों में भी हम लोगों का काम खामोशी से हो रहा होता है। सर, एक सवाल और है यहाँ पर, कुछ लोगों ने ये सवाल भी किया था हिलाल अहमर और रेड क्रॉस के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब आप लोगों के यूनिफॉर्म्स पे 3 तरह के वो साइंस देख रही हूँ, एक तो क्रॉस है, क्रिसेंट है और एक और है, तो वो क्या सिग्निफिकेंस है इन तीनों साइंस की? देखिए, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बात यह है कि पहले रेड क्रॉस वजूद में आई, रेड क्रॉस चलती रही, फिर तारीख में यह है कि कुछ मुस्लिम ममालिक ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि शायद ये क्रॉस जो है ये सलीबी क्रॉस से लिया गया है। जी जी। तो उसके बाद ये जब ऑब्जेक्शन आया टेबल पर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम क्रिसेंट चाहते हैं। सही। तो क्रिसेंट अलाउ कर दिया गया। किसी भी मुल्क को यह हक हासिल है कि वो अपना सिंबल या तो क्रॉस लगाए या क्रिसेंट लगाए। पहली बात। ठीक है। जहां तक हिलाल अहमर का ताल्लुक है, हिलाल अहमर बेसिकली रेड क्रिसेंट का उर्दू तर्जुमा है। हिलाल कहते हैं पतले से चांद को, पहली या दूसरी के चांद को हिलाल कहते हैं। अहमर अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है लाल, रेड। तो ये तो तर्जुमा है। असल में नाम है पाकिस्तान रेड क्रिसेंट या पाकिस्तान रेड क्रॉस जो पहले था। अच्छा, और या तो रेड क्रॉस होगा या रेड क्रिसेंट होगा, और अगर जितना रिप्रेजेंट कर रही है तो वो दोनों होगा। जी सर, आखिर में ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट का क्या किरदार है और लोग किस तरह रजाकाना तौर पर इससे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, किरदार तो जैसे मैंने आपको इतने सारे शोबों के नाम लिए, ये यहाँ हमारी 7 ब्रांचेज हैं, यानी इसमें 4 या बल्कि 5 GB सूबे हैं, फिर फाटा है, अब तो मर्ज एरिया हो गया है, और इसी तरीके से आजाद कश्मीर है। तो आप समझ लें कि पूरे मुल्क में ये फैली हुई है एक बात। और शोभाजात तो बहुत है, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है आपके सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग कैसे जुड़ सकते हैं। हम लोग एक मास वॉलंटियर मुहिम चलाते हैं, हर वक्त चल रही होती है। एक बात याद रखिएगा कि रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट में हम कभी किसी अनट्रेन्ड वॉलंटियर को नहीं रखते। अगर वो ट्रेनिंग नहीं है तो हम ट्रेनिंग देते हैं उसको। हमारा पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है यहाँ पर जो पूरी ट्रेनिंग्स देता है उनको। और इसी के अलावा ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे, अगर सिंध की मैं बात करूं तो पूरे सिंध में जाता है जी। और आप लोगों की हर जगह ट्रेनिंग देते हैं। जी कुछ पूछ रही थी आप लोगों की कोई वेबसाइट?
जी जी बिल्कुल है, वेबसाइट है, आप लिखिए पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी सिंध www.com जो भी है वो करें। तो वहां पर वॉलंटियर्स रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। जी जी बिल्कुल, वॉलंटियर्स रजिस्टर होते हैं, वो हमारे से देखिए हमारे स्कूलों में एक यूथ प्रोग्राम है और वॉलंटियर प्रोग्राम में बहुत बड़ा, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में है, तो वहां से हम वो लड़के लड़कियां हमारे पास होते हैं, हम लोग इंटर्नशिप भी करवाते हैं मुख्तलिफ शोबों में, कम्युनिकेशन में इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग में होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में होती है, क्लाइमेट चेंज के अंदर होती है, और इसके अलावा रिलीफ में होती है। बहुत सारे शोबा जाते हैं जो इंटर्नशिप हम यूनिवर्सिटीज के लड़कों को करवा के देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। जी हाँ, और ये सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ पर खास तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे शोबों की ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है, इमरजेंसी रिस्पांस की होती है, प्री डिजास्टर और प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट की होती है। ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो इंटरनेशनल सिलेबस जब बनता है जेनीवा में, पूरी दुनिया में तकसीम होता है, तो ये वही सिलेबस है जो हम पढ़ाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद मैं ये आपसे सवाल भी पूछ सकता हूं कि क्या आपकी नॉलेज में है कि कौन सा इदारा डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देता है? मैं समझता हूं आपकी नॉलेज में अभी फौरी तौर पर कोई नाम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम शोबों में, चाहे वो रिलीफ हो, चाहे असेसमेंट हो, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज हो, चाहे वो वॉलंटियर मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी मेकिंग हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, ये सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी अपने हेडक्वार्टर पे ट्रेनिंग में देता है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया कुंवर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और रेड क्रॉस के ऊपर बात हो रही थी, और रेड क्रिसेंट की अगर बात करें तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग की बात जो की कि इमरजेंसी रिस्पांस जो सर्विसेज होती हैं कि हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू रिस्पॉन्स, और ये बहुत अच्छा है कि वॉलंटियर्स को ये लोग ट्रेन भी करते हैं और फिर वो सर्विस करते हैं। अच्छा होता है ये यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, एक खास डिपार्टमेंट है सोशल वर्क, तो ये बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर सीखते हैं। फिर एक फिजिकल जो है वो एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर फिजिकली ये तमाम चीज़ों को सिखाया जाता है कि इमरजेंसी के अंदर आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, पैनिक नहीं होना है, पहले अपने आप को सेव करना है ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। हाँ। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सारी चीज़ें हैं। और हमारे अभी सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ है, अब दूसरे सेगमेंट की तरफ हम जाएंगे। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।